ज्योति मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। आखिर क्या जरूरत है जी इतनी दूर नौकरी करने की? आप साल 2 साल में मुश्किल से एक आधी बारी आ पाते हो घर, और मैं पीछे से अकेले रह जाती हूँ। देखो ज्योति, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ। कल को हमारा परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे तो उनके फ्यूचर के लिए भी सोचेंगे, तो उसके लिए हमें अच्छे पैसे तो कमाने होंगे ना। मैं समझ सकती हूँ आप ये सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं ना, माँ बाबूजी की भी अब तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसे में अकेले में उन्हें कैसे संभाल पाऊंगी? आप यहीं रह लीजिए, दोनों साथ में मिलकर थोड़ा बनाएंगे थोड़ा खाएंगे, लेकिन कम से कम साथ तो रहेंगे। ये सब कहना आसान होता है ज्योति। अच्छा, तुम अपना और माँ बाबूजी का ख्याल रखना, एंड डोंट वरी, मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, कल मुझे जल्द से जल्द पहुँचना होगा। ये कहकर विक्रम नौकरी पर दूसरे देश चला गया। पीछे से ज्योति अकेले उसके घर को और बूढ़े माता पिता को संभालने लगी। साल में या 2 साल में बीच बीच में विक्रम एक चक्कर घर के मार जाता, लेकिन जो कुछ दिन भी वो घर पर रहता उसमें भी वो लगातार फोन पर अपने क्लाइंट्स के साथ ही बिजी रहता। डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा, आपका ऑर्डर समय पर पूरा हो जाएगा। मैं अभी अपनी टीम से फॉलो अप लेता हूँ। ऐसे विक्रम कहीं न कहीं किसी न किसी बिजनेस मीटिंग में फोन पर बिजी रहता। काम से थकी हारी ज्योति अपने पति के फ्री होने का इंतजार करती रहती कि कब वो उसे थोड़ा सा वक्त दे और वो उससे ढेर सारी बातें कर सके। जी, ये हल्दी डालकर दूध लाई थी, आपको थोड़ा जुकाम है ना, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ओह थैंक यू ज्योति, वैसे साड़ी में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो, कहाँ से ली? शायद काम में बिजी रहने के चक्कर में आप भूल रहे हैं कि ये साड़ी आप ही मेरे लिए लाए थे, और इसे मैं आपके सामने 2 बार पहन भी चुकी हूँ, लेकिन शायद आपने ध्यान आज दिया। ओह हाँ शायद। अच्छा तुम सो जाओ, मुझे ऑफिस की एक फाइल तैयार करनी है। बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है हमारी कंपनी को। अगर मैं उसमें सफल हो गया ना तो समझो मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मेरी सैलरी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्योति जब भी विक्रम से बातें करने लगती तो वो बस अपने काम की ही बातें करता कि कैसे पैसे कमाए जाएं और पैसे कैसे जोड़े जाएं। ऐसे ही समय बीता और एक एक कर ज्योति ने 2-2 साल के गैप में 3 बच्चों को जन्म दिया। इसी दौरान उसके सास ससुर का देहांत भी हो गया। अब ज्योति अकेले उन तीनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। हे भगवान, घर का राशन पानी तो खत्म हो गया है, अब तीनों बच्चों को अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? एक काम करती हूँ, पड़ोस की अनीता को बोल देती हूँ, वो लाला की दुकान पर जाकर बोल देगी। ऐसा बोलकर ज्योति अपनी पड़ोसन के पास जाती है। अनीता बहन, घर का राशन खत्म हो गया था तो लाला के पास पर्ची भेजनी थी, तू बाजार जाते हुए पर्ची लाला को दे देना, वो अपने आदमी से कहकर राशन घर भिजवा देगा। कोई बात नहीं ज्योति बहन, मैं बोल दूंगी। ऐसे ही समय बीता और अब तो विक्रम मुश्किल से 3-4 दिन के लिए घर आता। एक रोज, अब तुम सब इस बड़े घर में रहना, पता है मैंने कितना पैसा लगाया इसमें? घर तो बड़ा ले लिया, लेकिन अभी भी इसमें मैं रहूंगी तो अकेले ही ना इन बच्चों के साथ। ओफो ज्योति, तुम फिर से वही रोना धोना लेकर बैठ गई यार। खैर मेरी फ्लाइट का समय हो रहा है। लेकिन आप उनसे मिलकर तो जाइए, वो स्कूल से आते ही होंगे। ओह नो, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तभी विक्रम के क्लाइंट का फोन आ जाता है और वो कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। घर की दहलीज पर खड़ी ज्योति लगातार अपने पति को जाते हुए देखे जा रही थी। ऐसे ही 25 साल बीत गए। ज्योति के सर पर अब सफेद बाल आ गए थे। उसके दोनों बेटों और बेटी की शादी हो गई थी। घर में दोनों बेटों और बहुओं के साथ अब वो काफी खुश थी। एक रोज दरवाजे की घंटी बजी। कोमल बहू, देख तो कौन है दरवाजे पर। रुको मैम, मैं देखता हूँ। अभिषेक दरवाजा खोलता है तो सामने उसके पिता विक्रम सिंह खड़े थे। कौन है बेटा? माँ, पिताजी आए हैं। विक्रम अंदर आता है तो भरे पूरे परिवार को देखकर हैरान रह जाता है। आ गए आप? हाँ ज्योति, इस बार हमेशा हमेशा के लिए आया हूँ। अब मैंने काम से रिटायरमेंट ले ली है, सोचा अब अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताऊं। तभी पीछे से 2 छोटे छोटे बच्चे भागते हुए आते हैं। ज्योति, ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चे हमारे दोनों बेटों के हैं। क्या? दोनों बेटों के? लेकिन इनकी शादी कब हुई? ये सुनकर ज्योति और उसके दोनों बेटों अभिषेक और मोहित को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रह जाते हैं। फिर ज्योति कहती, इनकी शादी को 5 साल बीत गए और आप भी इनकी शादी में आए थे, अगर आपको याद हो तो। ओह, लेकिन मैं भूल ही गई। आपको याद कैसे होगा, आप तो हर वक्त बस फोन में ही बिजी रहते हो। शादी के दौरान भी आप अपने क्लाइंट के साथ ही बिजी थे, और जब से इनकी शादी हुई उसके बाद तो आप और भी ज्यादा बिजी हो गए और अब 5 साल बाद लौटे हो। बड़ी अजीब बात है पिताजी, आपको अपने बच्चों की शादी तक याद नहीं है। खैर अपना बैग दीजिए, मैं ऊपर वाले कमरे में रखाता हूँ। अब विक्रम वही उनके साथ रहने लगता है। वो अपने पोते से लाड तो लगाना चाहता, लेकिन वो उसे पहचानते नहीं थे। आजा बेटा, मेरे पास आजा। आजा आजा, अले अले। विक्रम अपने पोतों को गले लगाने के लिए तरस जाता, लेकिन वो उससे दूर दूर भागते। ऐसे दिन बीते। एक रोज विक्रम के हाथ एक कागज लगा। उसने खोलकर देखा तो वो हैरान रह गया। ये क्या है? अरे ये तो अमेरिका की कंपनी का ऑफर लेटर है।
मेरे बेटे अभिषेक के लिए, लेकिन उसने ये गुड न्यूज अभी तक घर में बताई क्यों नहीं? हो सकता है वो सबको सरप्राइज देना चाहता हो। नहीं नहीं, सबको बताकर मैं उसका सरप्राइज खत्म नहीं करना चाहता। लेकिन आई एम प्राउड ऑफ कि मेरा बेटा इतना काबिल बन गया। ये भी मेरी तरह खूब पैसा कमाएगा, जैसे आज ये सब ऐश से रह रहे हैं ना, मजे से जिंदगी काट रहे हैं, वो सब बस मेरी वजह से ही है। तभी उसकी बहू कमरे में आती है। पिताजी खाना लगा दिया है, माँ जी ने कहा है आप भी नीचे आ जाइए। कुछ देर बाद विक्रम नीचे आ जाता है और सबके साथ बैठकर खाना खाता है। ऐसे 4-5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभिषेक इस बारे में अपने घर पर जिक्र नहीं करता। विक्रम फिर अभिषेक से जाकर कहता है, फिर तुमने क्या सोचा है अभिषेक? किस बारे में पिताजी? इस जॉब ऑफर के बारे में। ये आपको कहाँ से मिला? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी बड़ी खुशखबरी सबसे छुपा कैसे सकते हो। अरे तुम्हें इतना बड़ा मौका मिल रहा है अमेरिका जाकर नौकरी करने का और ज्यादा अच्छे पैसे कमाने का। पिताजी ये ऑफर लेटर मुझे दीजिए। अरे पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर कब तुम इसका रिस्पॉन्स करोगे? कल इसका जवाब देने का आखिरी मौका है। अगर तुमने उस कंपनी को रिप्लाई नहीं किया ना, तो वो किसी और एलिजिबल कैंडिडेट को हायर कर लेंगे। हाँ, इतना अच्छा मौका क्यों गंवाना चाहते हो बेटा? क्योंकि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। बस मैं चंद पैसों के लिए अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं आपकी तरह नहीं हूँ पिताजी, जो पैसों के पीछे सबको छोड़ दूं। अभिषेक के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी सब घर वाले भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे अपने पिता से कैसी बातें कर रहा है अभिषेक? सच कह रहा हूँ पिताजी, और सच सबको कड़वाई लगता है। पैसों के गुमान में आप इतना गुम हो गए कि आप भूल ही गए कि मेरा घर परिवार भी है। मेरी माँ ने कैसे हम तीनों बच्चों को अकेले पाला है, वो सिर्फ वही जानती है। सिर्फ पैसे भेज देना ही परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लेना नहीं होता है। आप तो पैसे भेज देते थे, लेकिन उसे एटीएम से कैसे निकालना है ये मेरी अनपढ़ माँ को नहीं आता था। वो बेचारी आस पड़ोस में लोगों से कहती, तब जाकर पैसे निकाल पाती थी। उसने दिन रात खुद न सोकर हमें लोरी गाकर सुलाया है। बरसात हो या धूप, हमें स्कूल छोड़ने गई। जब कुछ बच्चों को अपने पिता से प्यार मिलता, हम देखते थे, तब हमारी आंखें भर आती थी कि एक बार ऐसे ही हमारे पिताजी भी हमें गले लगा लें। लेकिन आप तो जो 4 दिन की छुट्टी में आते थे, उसमें भी फोन में ही बिजी रहते थे। आपने पैसा तो कमा लिया पिताजी, लेकिन उसके बदले में आपने अपनी जिंदगी के वो खूबसूरत पल गवा दिए जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अपने माँ बाप के आखिरी पल, अपनी पत्नी का प्यार, अपने बच्चों का बचपन, और भी बहुत कुछ। और जो हमने झेला है ना, वही मैं अपने बच्चों के साथ होता नहीं देख सकता। यहाँ रहकर हम थोड़ा बनाएंगे और थोड़ा खाएंगे, लेकिन कम से कम अपने परिवार के साथ जिंदगी के हसीन पल तो बिता पाएंगे। अपने बेटे की बातें सुनकर विक्रम को लगा जैसे उसकी सारी जवानी 1 मिनट में उसकी आंखों के सामने बीत गई, जिसमें उसने सिवाय पैसे के कुछ नहीं कमाया, ना अपने बच्चों का प्यार और ना अपनी पत्नी का साथ। विक्रम को अपने किए पर बड़ा पछतावा था और सबसे हाथ जोड़कर, खासकर ज्योति से माफी मांगता है। लेकिन जो ज्योति कई साल पहले ढेरों बातें कहने और सुनने के लिए बेताब रहती थी, आज वो चुप थी। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे जो लगातार बहे जा रहे थे। अंजलि को अपने ससुराल में आए हुए साल भर होने वाला था। अब तक वो अपने परिवार को अच्छे से समझ गई थी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह अपने ससुराल वालों की बात नहीं समझ पाई थी। फिर एक रोज, माँ जी घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। हाँ तो ले आना, मुझ बुढ़िया को क्यों बोल रही हो लाने को? और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस रसोई में 4 लोगों का हाथ लगे ना, वो ठीक से चल नहीं पाती। अब रसोई तू बनाती है तो सामान भी तू अब खुद ही लेकर आया कर। अंजलि को समझ आ गया कि अब उसके जिम्मे एक और काम आ गया। अंजलि सामान की लिस्ट बनाकर बाजार चली गई और फिर थकी हारी सामान लेकर घर लौट आई। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। ओ महारानी, ये कोई वक्त है आने का और अब खाना बनाएगी? दिन के 3 बज रहे हैं, मैंने तो समय पर खाना बनाकर खा लिया। और तू भी कान खोल कर सुन ले, इस घर के कुछ नियम हैं। यहाँ खाना तय समय पर ही बनता है और खाया जाता है, आगे पीछे नहीं, समझी? तो अब खाना बनाने और खाने का समय निकल चुका है, इसलिए अब तू खाना नहीं बना सकती। इसलिए अब तू शाम को ही खाना बना लेना। अब तू इसे सजा समझ या जो मर्जी, लेकिन इसी बहाने अगली बार के लिए तुझे सबक भी मिल जाएगा। लेकिन माँ जी, मैं कोई बाजार टहलने थोड़ी ना गई थी, सामान लेने ही गई थी। मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाऊंगी खाना, मैं तो चली। ए इधर बैठ, ये ससुराल है तेरा, मायका नहीं जो जब मर्जी रसोई में घुस गई। अगर मेरे घर के नियम तोड़ने की कोशिश की ना तो घर से निकाल दूंगी, समझी? बेचारी अंजलि के पास अब अपनी सास का फरमान मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। फिर शाम के वक्त
बहू अभी तक अपने कमरे में घुसी है। 5 बजने वाले हैं, चाय बनाने का समय हो गया है। अगर 5 बजे के बाद तू रसोई में गई ना तो ताला मार दूंगी रसोई में, समझी? फिर ऐसा ना हो कि तू चाय से भी जाए। अंजलि तो भूख के मारे पहले ही तड़प रही थी, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए वो जल्दी से रसोई में गई और चाय और साथ में कुछ पापड़ तल लाई, जिन्हें खाकर उसे थोड़ा आराम मिला। अब ध्यान से सुन, ठीक 9 बजे तक सारा डिनर बनाकर तैयार कर लेना, नहीं तो फिर ताला, समझ गई ना? जी माँ जी, समझ गई। सारे दिन की भूखी प्यासी अंजलि रसोई में जाती है और रात के डिनर की तैयारी में लग जाती है। फिर रात को 9 बजे वो सबको खाना बनाकर परोसती है। अपनी सास का ये नियम अंजलि को पसंद नहीं था। वो इसके बारे में अपने पति अनुराग से बात करती है। ये कोई नई बात नहीं है अंजलि, माँ आज से ऐसी नहीं है, बल्कि घर के नियम को लेकर वो शुरू से ही ऐसी है। बचपन में हम लोगों के साथ भी माँ ऐसा ही करती थी। जब खेलने के दौरान हम लोगों को अंदर आने में देर हो जाती थी तो वो हमें खाना भी नहीं देती थी, और जब हमें एक दिन खाना नहीं मिलता था ना तो अगले दिन हम खुद समय से घर आ जाते थे। लेकिन अगर कोई किसी काम से कहीं गया और आने में देर हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खाना ही नहीं मिलेगा। और मैंने बताया ना, मैं घूमने नहीं गई थी, घर का राशन लेने ही गई थी। देखो, इन छोटी छोटी बातों को लेकर बहसबाजी करना मैं जरूरी नहीं समझता, और तुम भी खुद को माँ की तरह इस घर के नियम कानून में डाल लो। अब मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस भी जाना है। अंजलि को अपने पति की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही समय बीता और कुछ महीने बाद उसके देवर मोहन की शादी भी हो गई और देवरानी प्रिया भी दुल्हन बनकर उस घर में आ गई। और जब उसे घर की इस रसोई के नियम के बारे में पता चला तो उसके भी होश उड़ गए। लेकिन भाभी, घर के कामकाज निपटाने में थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि बहू को खाना ही मत दो। इस घर का तो यही नियम है प्रिया, जब खाना बनाने में मुझे लेट होता है तो माँ जी तो बस घड़ी देखती रहती हैं, लेकिन जब तक मैं सारे काम निपटा कर रसोई में आती हूँ तब तक माँ जी रसोई में ताला लगा देती हैं। ये दोनों भाई खुद तो बाहर खा लेते हैं और घर में मैं ही रह जाती हूँ भूखी। अच्छा एक बात बताओ भाभी, इस रसोई में 2 दरवाजे क्यों हैं? माँ जी कहती हैं कि ससुर जी ने वास्तु के हिसाब से 2 दरवाजे बना दिए थे। वैसे हम तो एक ही दरवाजा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वाले में तो हमेशा ताला ही लगा रहता है। तो ये सब छोड़ना। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज, सच कहूँ भाभी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई बल्कि मुझे सजा सुनाई गई है इस 4 दीवारी में रहने की। क्या यार, न कहीं मूवी जा सकते हैं न कहीं घूमने। तेरी शादी तो अभी अभी हुई है, मेरी शादी को तो 2 साल होने वाले हैं। मजाल है बिना काम के इस घर के बाहर कदम भी रखा हो। वैसे भाभी, अगर हम बाहर जाएंगे घूमने तो खाना भी बाहर ही खाएंगे, तो ये टेंशन नहीं रहेगी कि घर पर रसोई में ताला मिलेगा। माँ जी तुमसे 4 कदम आगे का सोचती हैं। उनका एक नियम ये भी है कि जाओ कहीं भी लेकिन खाना घर पर ही खाना है। माँ जी की मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी बाजार गई हुई थी। चलो भाभी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो समय से खाना बनाने घर न पहुँच पाए। हाँ जल्दी चल। लेकिन तभी रास्ते में प्रिया की पुरानी सहेली अंकिता मिल जाती है। अरे यार प्रिया, कैसी है तू? कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। शादी के बाद तो तुझे मिलने तक की भी फुर्सत नहीं। अंकिता, मैं ना तुझे घर जाकर फोन करती हूँ। बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। चलो ना, पास में ही मेरा घर है, चाय नाश्ता करते, थोड़ी गप्पे मारेंगे, फिर चली जाना। अंकिता जबरदस्ती उन दोनों को अपने साथ घर ले जाती है। वो दोनों जल्दी जल्दी एक ही घूंट में चाय पीकर अपने घर की तरफ भागती हैं। लेकिन घर पहुंचने में हो गई थी उनको देर और तब तक लग चुका था रसोई में ताला। अब बिल्कुल भी रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों भूखी ही रहोगी, समझी? हम सब ने समय से खाना खा लिया है। वो दोनों मुंह लटकाकर अंदर चली जाती हैं। फिर देर रात प्रिया को ध्यान आता है कि आज तो उसने दही जमाई ही नहीं। अरे मैं तो आज सुबह के लिए दही जमाना ही भूल गई। माँ जी से चाबी मांगकर देखती हूँ, क्या पता दे दे। वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास के कमरे से जो दरवाजा रसोई से लगा हुआ था वो खुला हुआ है। वो उस दरवाजे से रसोई की तरफ जाती है, जहाँ का नजारा देख वो हैरान रह जाती है। उसकी सास बड़े मजे से अंदर खाना खा रही होती है। प्रिया को देख वो घबरा जाती है। अरे छोटी बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? तू जानती है ना रसोई में 9 बजे के बाद आना मना है। अच्छा, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, अब समझ आया ये 2 दरवाजे की रसोई का चक्कर क्या है। बड़ा जुल्म किया है आपने हम पर।
क्या कहूँ बहू, दरअसल ये सब आदत मुझे मेरी सास से पड़ी है। वो नियम की बड़ी पक्की थी। मुझे जरा सी भी देर हो जाती तो वो मुझे खाना बनाने नहीं देती थी और मैं भूखी रह जाती थी। इसलिए मैंने ये रसोई का दूसरा दरवाजा अपने कमरे से निकलवाया था, ताकि रात को जब मेरी सास सो जाती तो मैं चुपके से इस दरवाजे से जाकर खाना बना लेती। सास तो चली गई, लेकिन मेरी आदत नहीं गई। इसीलिए मैं तुम लोगों के सामने ताला लगा देती, लेकिन मैं खुद इस दरवाजे से जाकर खाना खा लेती। तब तक बाकी घर वाले भी वहाँ पर आ चुके थे और ये सब बातें सुन रहे थे। माँ जी कम से कम अंजलि भाभी के बारे में तो सोचती। वो बेचारी कितनी कमजोर हो गई है। अरे वो कब से बच्चा प्लान करना चाहती है, लेकिन आपकी इस हरकत के कारण वो माँ बनने से भी डर रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके होने वाले बच्चे के साथ भी वही ना हो, उसे भी भूखा न रहना पड़े। अब सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से अपने किए की माफी मांगती है। और उस दिन के बाद वो रसोई में ताला लगाना